गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 537 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 21 जून 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन और हो गया ज्वालामुखी, ठीक है, और भूकंप से भी है, ठीक है। जंगल की आग एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4 से कटेंगे 2, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 और 3। तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है पढ़ा होगा आपने पहले भी। ये नाम प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इस क्षेत्र में यूरेशियन, उत्तर अमेरिकी, ठीक है, जुआन डी फूका, कोकोस, कैरेबियन, नाजका, आर्कटिक, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई इत्यादि कई भूखंड जो है वो आपस में मिलती हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की घटनाएं होती हैं। प्रशांत महासागर, ठीक है, इससे प्रशांत महासागर में कई गहरी खाइयों का निर्माण हुआ है। मेरियाना जो ट्रेच है ना, जो सुना होगा नाम आपने, बड़ा पूछते हैं एग्ज़ाम में इसको, इनमें से एक है और यह विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। जो जीलैंडिया न्यूज़ में था 1-2 साल पहले, वो इसी में ही है नीचे, जिसको छोटा महाद्वीप बोलते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी के भीतर हो रहे भौतिक परिवर्तनों के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप की तरंगों का अनुभव भूकंप केंद्र में किया जाता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको। ये गलत है दोनों के दोनों फिलहाल। पृथ्वी के भीतर हो रहे भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तनों के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है। अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो ऊपर जो है भौतिकी हिल जाती है पूरी, ठीक है। देखिए जहाँ भूकंप, ये एक पॉइंट है, यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई तो ये होगा भूकंप मूल बोलेंगे इसको, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। अब ये तरंगे गई यहाँ, थोड़ी दूर चली, कुछ दूर चलने के बाद यहाँ का क्षेत्र हिला दिया इन्होंने, यहाँ कंपन कर दी। उत्पत्ति इनकी यहाँ की हुई, यहाँ से उत्पत्ति हुई, यहाँ कुछ दूर चलने के बाद यहाँ इन्होंने कंपन कर दिया। ये हो गया एपिसेंटर, ठीक है, ये हो गया एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो भूकंप तरंगों का जहाँ अनुभव किया जाता है सर्वप्रथम उसको बोलते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र, और जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं भूकंप मूल या फिर भूकंप केंद्र। फिलहाल गलत है दोनों के दोनों, ये डी है इसका आंसर। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? भू का कंपन और पृथ्वी के हो रहे रासायनिक ना कि भौतिक परिवर्तनों के कारण जो है भूकंप आते हैं, ठीक है। जैसे कि गैसों का दबाव या चट्टानों के टकराव अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान में खिसकने से उत्पन्न पृथ्वी की कंपन, ठीक है, पृथ्वी पर कंपन की स्थिति को कहा जाता है भूकंप। इसके प्रभाव से धरातल पर अनेक भौतिक परिवर्तन होते हैं। देखिए भूकंप केंद्र या भूकंप उद्गम मूल वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी के भीतर भूकंप का जन्म होता है, जबकि भूकंप की तरंगों का अनुभव सबसे पहले भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर पर किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जैसे समझाया वैसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भूकंप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। विश्व के सबसे गहरे भूकंप निम्न स्खलन क्षेत्रों में आते हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित है, अग्निवलय पर अवस्थित है, यानी पैसिफिक में है क्या? बिल्कुल पैसिफिक में है, ठीक है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो द रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र में हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे समुद्री टेक्टोनिक प्लेट के धंसने से होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में ये टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और उसे जो है निम्न स्खलन क्षेत्र कहा जाता है। पहला करेक्ट हो गया। विश्व के सबसे गहरे भूकंप निम्न स्खलन क्षेत्रों में आते हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के विरुद्ध गति करती हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में विश्व के सबसे बड़े निम्न स्खलन क्षेत्र हैं, इसलिए आते हैं वहाँ पर भूकंप। देखिए जो इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इसलिए यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। इंडोनेशिया में लगभग 130 एक्टिव वोल्केनो हैं, सक्रिय ज्वालामुखी।
भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? पढ़ा होगा आपने, पी तरंगे, एस तरंगे। ठीक है, ये दोनों तरंगे मिलकर बनाती हैं एल तरंगे, तो पी एस एल सी हो जाएगा। तो देखिए, भूकंप के समय जो है पी एस एल सभी तरंगों का उद्भव होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पी एस एल तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है। जो पी तरंगे, बड़ा पूछते हैं इसको, पी तरंगे तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में भी। जो एस तरंगे वो केवल ठोस माध्यम में चलती है, याद रखना। देखिए, एल तरंगे, पी और एस तरंगे वे धरातलीय तरंगों के मध्य आपस में क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। समझ में आया? जो एल तरंगे हैं वो कैसे बनती हैं? जब पी और एस तरंगे धरातलीय चट्टानों के मध्य आपस में क्रिया करती हैं तब बनती हैं एल तरंगे। देखिए, एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है क्योंकि ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सिस्मोमीटर मापता है, क्या मापता है? पेड़ की ऊंचाई? नहीं, भूकंप। तो देखिए, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जो है, जिसको हिंदी में भूकंप लेखी कहा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है जिसमें कागज़ पर पेंसिल से ग्राफिक्स बनाए जाते हैं और भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। और अनुमान लगाया जाता है कि इस यंत्र का आविष्कार जो है चीनी गणितज्ञ ने किया था और उनका नाम चांग हेंग, ठीक है, चांग हेंग था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सत्य है। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। सही है ये बात? सही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, वायु का वह विशाल व बृहत भाग जिसमें तापक्रम एवं आर्द्रता जैसी क्षैतिज विभिन्नताएं अत्यधिक कम होती हैं वायु राशियां कहलाती हैं। वायु राशियां ही वाताग्र निर्माण हेतु उत्तरदायी हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्रजनन कहते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, छोटी सी बड़े काम की। देखिए, वाताग्र जो होते हैं वस्तुतः मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं और तीव्र वायुदाब व तापक्रम, तापमान प्रवणता इनकी जो है मुख्य विशेषताएं हैं। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इस कारण वायु ऊपर उठती है जिससे बादलों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु का वेग अधिक होता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं और डी है इसका आंसर। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र और आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और तटीय क्षेत्रों की तरफ गति करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक प्रमुख विशेषता पवनों का वेग अधिक होना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं, अधिक विध्वंसक होते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। चक्रवातों व प्रति चक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का पालना क्या है? हरिकेन, विक्षोभ, वायु राशियां या वाताग्र? वाताग्र। तो देखिए, वायुमंडलीय हवा बृहद एवं विशाल राशि जिसके भौतिक गुण खासकर तापमान और आर्द्रता क्षैतिज दिशा में लगभग एक समान होते हैं, वायु राशियां कहलाती हैं। जब किसी क्षेत्र में अलग अलग भौतिक गुण वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो अभिसरण के क्रम में ये वायु राशियां पूर्णतः मिल नहीं पाती, जिससे इन वायु राशियों के मध्य एक ढलुआ सीमा का निर्माण होता है जिसे कहते हैं वाताग्र। प्रत्येक वाताग्र के वायु तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। देखिए, यह है अपना सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच देंगे 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ भी चक्रवात आता है और यहाँ प्रति चक्रवात भी आता है, यहाँ भी चक्रवात आता है, यहाँ भी प्रति चक्रवात आता है। ठीक है, अब जहाँ ऊपर जो चक्रवात आता है तो इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है यानी एंटी साइक्लोन।
साइक्लोन घूमेगा एंटी साइक्लोन, ठीक है, और एंटी साइक्लोन घूमेगा, सॉरी, साइक्लोन घूमेगा घड़ी की सुई के, हिंदी में बता देते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। और नीचे एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात घूमेगा घड़ी की सुई की दिशा में। फिर दोनों उल्टे भी होते हैं, ठीक है, तो ए है इसका आंसर फिलहाल। तो देखिए, वायुमंडल में स्थायी पवनों के क्षेत्र में ही चक्रवात, प्रति चक्रवात आदि उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल की इन्हीं परिघटनाओं को द्वितीयक परिसंचरण की संज्ञा दी जाती है। चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, ठीक है। चलिए देखिए, चक्रवात वह वायुदाब प्रणाली है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब के कारण हवाएं जो हैं यानी पवनें केंद्र की ओर बहती हैं। इस निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर बढ़ते वायुदाब की रेखाएं पाई जाती हैं और चक्रवात में पवन की दिशा बाहर से केंद्र की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें, फिर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात जो है वायु की दिशा जो है घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है यानी घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। अब ये प्रति चक्रवात, ये चक्रवात हो गया, और प्रति चक्रवात क्या कर लो, इसका उल्टा कर लो। देखिए, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए 10वें प्रश्न पर आ जाइए। हरिकेन एक है, हरिकेन क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वाताग्र है, या प्रति चक्रवात है यानी एंटी साइक्लोन है। तो वाताग्र नहीं है, एंटी साइक्लोन नहीं है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है हरिकेन। तो हरिकेन एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संचालन के लिए गर्म नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अटलांटिक महासागर के बेसिन में होती है। इन चक्रवातों की विशेषता है कि इनमें आंधियां तो आती हैं परंतु वाताग्रोह का निर्माण नहीं होता। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। कैरिबियन सागर के सामने अटलांटिक महासागर, दक्षिणी चीन के सामने लिखा है प्रशांत महासागर, मेडागास्कर के सामने अटलांटिक महासागर। बताइए, कैरिबियन सी अटलांटिक में करेक्ट है, दक्षिणी चीन जो है पैसिफिक में सही है, मेडागास्कर तो इंडियन ओशन में है ना, गलत है थर्ड वाला, एक से आंसर मिल जाता आपको। तो तीसरा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। या पता होना चाहिए आपको कि मेडागास्कर कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर, अरब सागर कहाँ पर, मॉरिशस कहाँ पर, हिंद महासागर में। और कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, वर्ल्ड अंतरीप का क्षेत्र और पश्चिमी द्वीप समूह, ये कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये अलग से पूछे जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेता है। फिलीपींस, कोरिया, वियतनाम के तटीय क्षेत्र, दक्षिणी चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप तो सीधा सीधा आप सोच रहे होंगे अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र कहाँ से आ गया उधर, तो पृथ्वी गोल है ना, ठीक है, गोल घूमती है पूरी, तो सागर तो सब मिले हुए हैं, महासागर ग्रेविटी के चक्कर में तो अटके हुए हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वर्कनीज के ध्रुवीय बताग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, वर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवातों की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है और प्रारंभिक अवस्था में स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है, ऐसा कहना है वर्कनीज का। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। इस तरह के स्टेटमेंट अगर देकर पूछा जाता है तो बहुत कम संभावना है कि ये गलत होते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा घुमा सकता है, 5 की जगह 6 की जगह 2 कर देगा। तो वर्कनीज के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के संबंध में उपरोक्त दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए, वर्कनीज ने अपने दिए गए सिद्धांत में शीतोष्ण चक्रवात की 6 क्रमिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जनन ध्रुवीय वाताग्रों से संबंधित है, जहाँ 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु जो है अभिसरित होती है।
प्रारंभिक अवस्था में स्थिर वातागर का निर्माण होता है। इस स्थिति में जब दो विषम गुणों वाली वायु विपरीत दिशाओं से गति करते हुए निम्न वातागर के निकट मिश्रण का प्रयास करती है। स्पष्ट है कि दोनों वायु राशियों के गुण जो है वो अलग अलग होने के कारण ये मिश्रित नहीं हो पाते, परंतु वायु का आगे का भाग जो है जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो एक संकर्ण क्षेत्र का विकास होता है और यही संकर्ण क्षेत्र स्थिर वाताग्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्या कहता है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र है? एल्यूशियन द्वीप के निकट, आइसलैंड द्वीप के निकट, न्यूफाउंडलैंड द्वीप। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र तीनों आइए, डी है इसका आंसर। तो देखिए एल्यूशियन हो गया, ठीक है, आइसलैंड द्वीप हो गया, न्यूफाउंडलैंड, सभी क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्र है। प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में एल्यूशियन द्वीप के निकट के क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया शीत ऋतु में अधिक एक्टिव होती है। इसके फलस्वरूप इससे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो आइसलैंड द्वीप है, ठीक है, ये भी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है। इस क्षेत्र में इस तरह के चक्रवात के उत्पत्ति का कारण पछुआ तथा ध्रुवीय वायु का विचरण है। देखिए गर्मियों के मौसम में वायु राशियों के तापमान में भिन्नता के कारण इसकी उत्पत्ति में कमी आती है और शीत ऋतु में इसके प्रभाव से जहां पश्चिमी एवं पूर्वी यूरोप तक वृष्टि होती है, वहीं गर्मियों में पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि तुलनात्मक रूप से कम होती है। ठीक है, क्योंकि शीत चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। बात करें न्यूफाउंडलैंड और ग्रीनलैंड की, तो न्यूफाउंडलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिणी क्षेत्र में भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये मुख्यतः कनाडा के दक्षिण पूर्वी तथा अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एंटी साइक्लोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रति चक्रवात बताइए। फ्रेडरिक रेडचेल, विलियम बुंट, फ्रांसिस गाल्टन या बारेनियस? फ्रांसिस गाल्टन। तो प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन शब्द सबसे पहले बर्मिंघम इंग्लैंड के मौसम वैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक है, प्रति चक्रवात जो है उच्च वायुदाब के विशाल क्षेत्र होते हैं जिसमें चक्रवात के विपरीत वायुमंडलीय धरातल की हवाएं केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, बाहर से केंद्र की ओर। ठीक है, बाहर से केंद्र की ओर। देखिए यह वायुमंडल की अंडाकार तथा गोलाकार संरचना है जिसमें सबसे अधिक वायुदाब केंद्र में होता है। प्रति चक्रवात में हवाओं की गति की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की गति घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। याद रखना, उसका उल्टा होता है यह चक्रवात का, प्रति चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी बड़ी बनने वाली है वीडियो। 15वां प्रश्न है, 20 मिनट से ऊपर जाएगी लग रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए सत्य कथन का चुनाव। प्रति चक्रवातीय क्षेत्र दो चक्रवातीय क्षेत्र के मध्य उपस्थित होता है। प्रति चक्रवात लगभग दीर्घवृत्तीय आकार के होते हैं। बताइए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए प्रति चक्रवातीय क्षेत्र दो चक्रवातीय क्षेत्र के मध्य उपस्थित होते हैं। हालांकि प्रति चक्रवात चक्रवातों के पीछे ही चलते हैं परंतु इनके मार्ग एवं दिशा में निश्चितता नहीं होती। प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत दीर्घ आकार के होते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान की विभिन्नता होती है जिसके परिणाम स्वरूप समदाब रेखाएं दूर दूर होती है। तो 15 प्रश्न थे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करना। ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 537 तक पहुँच सकते हो। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।